हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर जो कि चैप्टर 19 प्राइम मिनिस्टर को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 18 जो कि था वाइस प्रेसिडेंट, उसके जितने भी क्वेश्चंस थे उसे अच्छे से डिस्कस कर लिया था एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप बता रखा है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, जिसे डी ज़्यूरो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और वही हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। यानी मेन पावर जो होती है किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। और जो भी एग्जीक्यूटिव काम किए जाते हैं प्रेसिडेंट के नेम पे कौन करता है? हमारे एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाता है? आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड कौन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। देन हम बात करते हैं प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड होते हैं स्टेट के, ठीक है, यानी नेशन के हेड होते हैं। वही हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं गवर्नमेंट के, यानी जो भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में जीत के आई है उस पार्टी का जो लीडर होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की किस तरीके से की जाती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी एक ऐसा प्रोसीजर नहीं बता रखा कि जिस तरीके से सेलेक्ट करना है आपको प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, तो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, तो उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 75, जो कहीं ना कहीं बताएगा कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? सिर्फ प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ आर्टिकल 75 में लिखी हुई है, इसके अलावा कोई चीज़ और मेंशन नहीं की गई है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना है। तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट जो है भले ही अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फ्री है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर ले, ठीक है। तो ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है कि किसी भी पर्सन को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर ले। तो इन अकॉर्डिंग विद द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो कन्वेंशन चली आ रही है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। यानी जब लोकसभा का जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें जो भी पार्टी कह लो या फिर जो भी कोalition इन द सेंस जो इलेक्शन बनने से पहले जो 2-3 पार्टीज़ आपस में कोalition बना लेती हैं, तो कोई भी पार्टी या कोई भी कोalition मान लेते हैं, अगर वो मेजॉरिटी में अपनी सीट्स हासिल कर पाई हैं तो उस पार्टी के लीडर को क्या बना दिया जाता है? प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर देखा जाए कि अगर मान लो कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं जीत पाती इन द लोकसभा में, देन द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन, तब वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने में, प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने में, ठीक है। क्योंकि कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं जीत के आई है तो उस केस में प्रेसिडेंट बेसिकली कहीं ना कहीं बताएंगे कि किसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो वो जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो उसको सबसे पहले क्या अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन सच अ सिचुएशन प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition, ठीक है। मतलब क्योंकि जो उस समय देखा जाएगा कौन सी लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी का कौन लीडर है या फिर कोई भी कोalition, ठीक है, उसको बेसिकली अपॉइंट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर को। एंड जैसे ही उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर, देन उसे 1 महीने का टाइम दिया जाएगा कि 1 महीने के अंदर हाउस में जाके अपना जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको जीत किया हो। बिकॉज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं ये पता चल पाएगा कि जिस भी पार्टी को या फिर जिस भी कोalition को वो चुन रहे हैं एज अ उसके लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हैं, क्या उसके पास सच्ची मेजॉरिटी है भी या नहीं। अगर मेजॉरिटी नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट चलाने का, बिकॉज मेजॉरिटी नहीं है तो आप कोई भी बिल पास नहीं कर पाओगे, बिल पास नहीं कर पाओगे तो अच्छे से आप फंक्शंस नहीं कर पाओगे, और जिस जनता के लिए आपको काम करना है वो अच्छे से आप नहीं कर पाए तो आपका फिर फ़ायदा क्या, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पास्ट में जो हमारे वो थे हमारे प्रेसिडेंट जो थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने पहली बार जो है 1979 में इस डिस्क्रिशन को यूज़ किया था। फिर नॉर्मली देखा जाए इससे पहले तो अच्छी खासी मेजॉरिटी में कोई ना कोई पार्टी जीत के आ जाती थी। जैसे सबसे पहले आपको कांग्रेस पार्टी आपको देखने को मिलेगी, तो हम कह सकते हैं इमरजेंसी तक के टाइम तक जो हम कह सकते हैं कि हमेशा कांग्रेस पार्टी जो थी वो सेंटर में और डिफरेंट स्टेट में जो अच्छे से रूल करती थी और मेजॉरिटी में सीट देती थी। उसके बाद इमरजेंसी के बाद देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो था कहीं ना कहीं वो ड्रॉप हो गया, सेंटर में काफ़ी वीक हो गई, स्टेट में भी कुछ स्टेट में वो लिमिटेड रह गई थी, 9 स्टेट में हम कह सकते हैं। तो उस दौरान हम देखने को मिलेगा कि उतनी अच्छे से कोई मेजॉरिटी जीत के नहीं आ पाता था। तो वैसे ही देखा गया था 1979 में, जब हमारे प्रेसिडेंट जो थे नीलम संजीव रेड्डी, जिन्होंने अपॉइंट किया था चरण सिंह को, जो कि कोalition पार्टी के लीडर थे, एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किया आफ्टर द फॉल ऑफ द जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई। बिकॉज उससे पहले जो थी जनता पार्टी गवर्नमेंट रूल कर रही थी, उसके जो हेड कौन थे? मोरारजी देसाई थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर। बट क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं गिर गई। क्यों गिर गई? बिकॉज इनके पास जो है काफ़ी मेजॉरिटी नहीं रही होगी, सपोर्ट नहीं होगा इनके मेंबर्स का। तो क्योंकि वो गवर्नमेंट गिर गई तो उस दौरान किसको बनाना है प्राइम मिनिस्टर, ये बेसिकली नीलम संजीव रेड्डी सोच रहे थे। तो उन्होंने अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन पावर का यूज़ करके चरण सिंह को, जो कि कोalition लीडर थे, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया और 1 महीने का टाइम दिया होगा कि आप अपनी मेजॉरिटी हाउस में प्रूफ करो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि देर इज़ नो मोर सिचुएशन वेयर द प्रेसिडेंट मे हैव टू एक्सरसाइज दिस इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाई सडनली एंड देर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर
ऑफिस के समय जो है उनकी डेथ हो जाती है और कोई भी सक्सेसर नहीं दिखता, उस केस में ये अपनी कह सकते हैं इस इंडिविजुअल जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं कि किसको वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। पास्ट में देखें तो यहाँ पे भी देखने को मिला था कि व्हेन इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड इन 1984 में, जब उनके दो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें मार दिया था, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे ज़ैल सिंह, ठीक है। और ज़ैल सिंह ने देखा कि मैं मतलब ऑफिस के दौरान देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो चुकी है, तो उस समय कोई सक्सेसर नहीं है, तो किसको अपॉइंट करें। तो जो ज़ैल सिंह थे उन्होंने राजीव गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया बाय इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो उससे पहले क्या होता था, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता था कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते प्राइम मिनिस्टर की, तो एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कोई बनेगा और वो सरकार को रन करेगा जब तक लोकसभा के इलेक्शन नहीं हो जाती। बट यहाँ पे इस चीज़ को हटाते हुए डायरेक्टली जो ज़ैल सिंह थे उन्होंने किसको अपॉइंट कर दिया, बिना मतलब केयर टेकर को अपॉइंट करना चाहिए था, बट उन्होंने सीधा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। एंड लेटर ऑन आप देख सकते हो कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने अनैमसली इलेक्ट किया था इनको एज अ लीडर बाद में, क्योंकि जो कांग्रेस की पार्टी थी, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी उनके बेटे थे राजीव गांधी, तो इंदिरा गांधी की अब मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया राजीव गांधी को। और वो बाद में फिर भले ही पहले तो जो ज़ैल सिंह थे उन्होंने अपॉइंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर, पर बाद में आप देख सकते हो जब इन्हें अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी थी 1 महीने के अंदर, तो उनकी कांग्रेस पार्टी ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिस सपोर्ट के कारण ये एज अ प्राइम मिनिस्टर बन पाए। बट हम बाद में बात करते हैं कि जब डेथ हो गई थी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर की, तो जो रूलिंग पार्टी थी इलेक्ट अ न्यू लीडर, उन्होंने एक न्यू लीडर को इलेक्ट किया था और प्रेसिडेंट हैज़ नो चॉइस बट टू अपॉइंट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की बात ये है कि अगर मान लेते कोई भी रूलिंग पार्टी जो है उसका अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो भी रूलिंग पार्टी है उस पार्टी ने अगर मान लो अपनी पार्टी के मेंबर से किसी को लीडर चूज़ कर लिया, तो उस पर्टिकुलर लीडर को अपॉइंट करना होगा प्राइम मिनिस्टर, ये कहा जाता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई चॉइस नहीं होती उस केस में, जो भी पार्टी कह रही है और जो भी पार्टी ने अपना लीडर चूज़ किया है उसी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि उस राजीव गांधी के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ। बिकॉज इसलिए नहीं हुआ कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने राजीव गांधी जी को तो बना दिया था प्राइम मिनिस्टर, भले ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बना दिया, पर बाद में जब कांग्रेस जो पार्टी थी कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी कि जो राजीव गांधी है प्राइम मिनिस्टर बने। बट उस टाइम पे आप सोच सकते हो अगर मान लो कांग्रेस पार्टी ने किसी और पर्सन को एज ए लीडर चूज़ कर लेती, तो प्रेसिडेंट चाहकर भी जो राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाते, बिकॉज उस टाइम पे उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह पाता। जो भी रूलिंग पार्टी जिस भी पर्सन को इलेक्ट करती है एज अ लीडर, उसी लीडर को जो है प्रेसिडेंट को चुनना पड़ता है एज अ प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है। बट क्योंकि उस टाइम कांग्रेस पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी कि ठीक है राजीव गांधी को ही हम लीडर चूज़ कर लेते हैं, इसी कारण जो है राजीव गांधी बन पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है, तो उस टाइम पे व्हेन द लीडरशिप वॉज कंटेस्टेड कि किसको लीडर बनाना है, तो प्रेसिडेंट मेड टेम्प्रेरी अरेंजमेंट उसने किया बाय अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बिकॉज दोनों ही उस समय उनकी डेथ हो गई थी, तो दोनों ही टाइम पे हम देख सकते हैं कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर था उनकी पार्टी का उन्होंने प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर लिया। कब तक चूज़ किया, अंटिल द फॉर्मल इलेक्शन ऑफ द लीडर बाय द पार्टी, तब तक नहीं हो जाते। एंड बोथ द टाइम्स इट वॉज गुलजारी लाल नंदा हु एक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर की तरह उन्होंने काम किया था। अब हम बात करते हैं कि 1980 में जब दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उस जजमेंट में बेसिकली कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज़ अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए अगर जिस भी पर्सन को आप प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हो, तो पहले आप वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लो, उसके बाद उसको मेजॉरिटी प्रूफ करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जिस भी पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, तो सबसे पहले आपको उसकी मेजॉरिटी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप उसको इलेक्ट अपॉइंट कर लो एज अ प्राइम मिनिस्टर, और देन आप जो है कहीं ना कहीं आस्क देम टू प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लोकसभा विद इन अ रीजनेबल पीरियड, ठीक है। तो रीजनेबल पीरियड आज के टाइम पे क्या है, 1 मंथ है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है आज की डेट में कि सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, अपॉइंट करने के बाद उसको 1 महीने का टाइम देगा कि 1 महीने के टाइम के अंदर आप अपनी मेजॉरिटी जो है लोकसभा में प्रूव करके दिखाए। अगर वो प्रूव कर लेता है तो सरकार बना देगा, और अगर प्रूव नहीं कर पाता है तो फिर किसी और को चुनना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं कि पास्ट में कौन कौन से लोग जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। सबसे पहले हम बात करते हैं चरण सिंह 1979, वीपी सिंह 1989 एंड चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991, एबी वाजपेयी 1996, देवेगौड़ा 1996, एलके गुजराल 1997, अगेन एपी वाजपेयी 1998 दैट वाज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर इन दिस वे। मतलब इस तरीके से ये सारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था, जहाँ पे प्रेसिडेंट ने पहले इनको अपॉइंट किया एंड देन बाद में इनसे मेजॉरिटी प्रूफ करने को कहा गया। देन आप देखोगे 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लो कोई भी पर्सन
जो कि मेंबर नहीं है, ना ही किसी भी हाउस का, यानी ना ही वो लोकसभा का मेंबर है और ना ही राज्यसभा का मेंबर है, फिर भी आप उसको जो है अपॉइंट कर सकते हो प्राइम मिनिस्टर, बट सिर्फ 6 महीने के लिए। ठीक है, आप सोच सकते हो कि कोई भी मेंबर तब बनता है जब वो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट लेता है, लोकसभा के जो भी इलेक्शन होता है, अगर उसमें कोई भी चुन के आता है तो वो मेंबर बन जाता है, तो एमपी बन जाता है। बट अगर मान लो कि वो पर्सन उसने इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया, फिर भी आप चाहते हो कि मेंबर बनाना है उसको, प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो? सिर्फ बना सकते हो, बट 6 महीने के लिए बना सकते हो। 6 महीने के अंदर आपको बाद में फिर उसको इलेक्ट करवाना पड़ेगा और उसकी मेंबरशिप दिलवानी पड़ेगी, किसी भी हाउस का मेंबर बनवाना पड़ेगा उसको। ठीक है, अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनता इन 6 महीनों के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है फिर उनसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो यानी सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि बाहर वाला कोई भी पर्सन चाहे तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बट उस 6 महीने के अंदर उसे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो राज्यसभा की हो। तो इससे एक चीज़ तो पता चल गई है हमें कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि आपको सिर्फ लोकसभा का ही मेंबर होगी तभी आप जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, अगर आप राज्यसभा के भी मेंबर हो तो भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। ठीक है, और पास्ट में ये चीज़ देखने को भी मिली है, जब आपने देखा होगा कि जो इंदिरा गांधी जी आई थी 1969 में, तो उस समय वो लोकसभा के मेंबर नहीं थी बट राज्यसभा की मेंबर थी, और राज्यसभा का मेंबर होने के साथ साथ वो क्या प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। इसके अलावा देवगौड़ा 1996 में आप देख सकते हो, ये भी राज्यसभा के मेंबर थे बट बाद में इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद मनमोहन सिंह 2004, ये भी आप देख सकते हो। मनमोहन सिंह तो बेसिकली उन्होंने जो है कह सकते हैं राज्यसभा के मेंबर थे, एंड राज्यसभा के मेंबर थे, उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, बट ये चीज़ सिर्फ इंडिया में आपको देख सकते हो कि आप लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप मेंबर होने चाहिए, आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर आपकी पार्टी चाहती है आपको लीडर बनाना तो आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। बट अगर हम ब्रिटेन की बात करें, बिकॉज ब्रिटेन से ही हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया, बट ब्रिटेन में एक चीज़ हमसे अलग वो है कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो डेफिनेटली जो है कहाँ का होना चाहिए, मेंबर ऑफ लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो वहाँ पे फिक्स है कि जो लोअर हाउस है उनका हाउस ऑफ कॉमन, वहीं से ही प्राइम मिनिस्टर आएगा, उनकी जो अपर हाउस है वहाँ से प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ओथ, टर्म एंड सैलरी कैसे डिफाइन की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिफोर प्राइम मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, ऑफिस में आने से पहले जो प्रेसिडेंट हैं वो बेसिकली ओथ दिलवाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, तो ओथ में बेसिकली क्या क्या होगा, और ये जो ओथ होगी प्राइम मिनिस्टर की वो सिमिलर होगी जो यूनियन मिनिस्टर्स की होती है, मतलब जो बाकी के मिनिस्टर जो ओथ लेंगे वही सेम होगी प्राइम मिनिस्टर की भी। तो सबसे पहले ओथ में उन्हें बोलना पड़ेगा कि ये ट्रूथफुल रहेंगे और एलिजेंस रहेंगे किसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फेथफुली फॉलो करेंगे। सेकंड की अपहोल्ड करेंगे सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी हमारी जो इंडिया की सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। फेथफुली एंड कॉन्स्टेंटली डिस्चार्ज करेंगे ड्यूटीज़ जो है उनकी, जो ड्यूटीज़ उन्हें बोली गई है वो सारी ड्यूटीज़ उन्हें डिस्चार्ज करनी है। देन टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और विल, यानी कि जो भी जिस भी मैनर से वो बैठे हैं उस मैनर से वो ये इनका ये राइट है कि वो जनता के हित के लिए काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रख के काम करे, और बिना किसी डर के, बिना किसी का फेवर लिए हुए, बिना किसी विल के कारण वो कोई भी डिसीजन ना लें। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में बैठे हैं उनका सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि जिस जनता ने उनको चुना है उस जनता के लिए वो काम करे और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करे, लॉ एंड ऑर्डर को भी ध्यान में रख के काम करे। ठीक है, देन हम देखते हैं कि इन हिज ओथ ऑफ सीक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर स्वेयर दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील एनी पर्सन एनी मैटर दैट इज़ ब्राउट अंडर हिज कंसिडरेशन, यानी कि उन्हें एक ओथ ऑफ सीक्रेसी साइन करवाई जाती है जहाँ पे बोला जाता है कि वो इस ऐसी पोस्ट में है जहाँ पे उन्हें इतनी सारी डिसीजंस लेनी है, इतनी सारी पॉलिसीज़ लानी है। ठीक है, तो उन सारी पॉलिसीज़ के बारे में वो किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ प्रेस में नहीं आती, क्योंकि आप देख सकते हो कि कैबिनेट वगैरह जो प्राइम मिनिस्टर सब मिलके बैठ के जो है हर एक पॉलिसीज़ पे चर्चा करते हो, जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाती, जब तक जो प्रेस में वो रिलीज़ नहीं कर सकते, तब उससे पहले वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इस तरह का ऑथ ऑफ सीक्रेसी उनसे बुलवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो टर्म होता है प्राइम मिनिस्टर का इज़ नॉट फिक्स। ठीक है, नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी कोई पर्सन मतलब जो भी कोई पार्टी जीती आती है, जो भी रूलिंग पार्टी होता है उसका लीडर जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो नॉर्मली 5 साल का उन्हें टेन्योर होता है। बट आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टर्म है प्राइम मिनिस्टर का वो फिक्स नहीं है। ठीक है, भले ही 5 साल बोल दिया जाए बट 5 साल भी वो पूरा नहीं कर सकता अगर उसके पास अच्छी खासी मेजॉरिटी ना हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लाइन हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो टर्म है प्राइम मिनिस्टर का वो फिक्स नहीं है एंड वो अपना ऑफिस होल्ड करके रखता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की प्लेजर में है तो प्रेसिडेंट उसे कभी भी निकाल सकते नहीं। ठीक है, दिस डज नॉट मीन दैट द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम, नो, सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्राइम प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जब तक लोकसभा में उनकी अच्छी खासी मेजॉरिटी है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। जैसे ही लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी खत्म होती है, भले ही उनके 5 साल
बचे हो फिर भी उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। एंड इफ़ ही लूजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा तो ही मस्ट रिज़ाइन और द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस, या तो खुद उन्हें रिज़ाइन कर सकते हैं वो, या तो प्रेसिडेंट उन्हें डिसमिस कर देंगे। बट जैसे ही एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो, ठीक है। पास्ट में देखने को मिला है कि जो वीपी सिंह थे 1990 में एंड देवेगौड़ा 1997 में रिज़ाइन कर दिया था उन्हें आफ्टर द डिफीट इन लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में उनकी डिफीट हो गई थी। डिफीट होने का मतलब है कि उनके जो सपोर्ट था, उनकी पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं दिया, और क्योंकि सपोर्ट नहीं था तो वो सरकार चला नहीं पाते और सरकार उनकी गिर गई थी, ठीक है। वीपी सिंह की गिर गई थी 1990 में, देवेगौड़ा की 1997 में। देन हम देखते हैं सैलरी और अलाउंस क्या है प्राइम मिनिस्टर का। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में आपका लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, दोनों मिलकर जो है कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम डिसाइड करता है कि क्या क्या सैलरी रहने वाली है, क्या क्या अलाउंस देने हैं प्राइम मिनिस्टर को। ही गेट द सैलरी अलाउंस दैट आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उनको आपको उनकी जो सैलरी अलाउंस नहीं मिलती है एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलती, क्योंकि वो सबसे पहले मेंबर है पार्लियामेंट के। तो एज अ एमपी के तौर पे जो बाकियों को सैलरी मिलती होगी वही सैलरी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बोला ही गया है कि दे आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एंड सैलरी अलाउंस के साथ साथ इन्हें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? इन्हें ट्रैवल फैसिलिटी मिलती है, आप देख सकते हो कितना सारी जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर घूमने जा पाते हैं। इसके अलावा फ्री अकोमोडेशन है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। इन 2001 में द पार्लियामेंट ने इंक्रीज़ कर दिए थे इनके अलाउंस को, कितना 3000 पर मंथ का अलाउंस उन्हें मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या पावर एंड फंक्शंस प्राइम मिनिस्टर की डिफ़ाइन कर रखी है। तो आपको डिफरेंट रिलेशन में देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या क्या पावर है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर इंजॉय करता है फॉलोइंग पावर एज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिकॉज वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होता है? हेड होता है। तो सबसे पहली पावर यहाँ पे बता रखी है कि ही रिकमेंड अ पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या किसी भी मेंबर को मिनिस्टर बना सकते हैं? नो। प्राइम मिनिस्टर जिस भी पर्सन को रिकमेंड करेंगे कि हाँ कि मुझे इस मेंबर को या फिर इस पर्सन को जो है ये वाली मिनिस्टर बनाना है, तो प्रेसिडेंट उसको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर लेंगे। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज अ मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो बिना प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंड किए प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ मिनिस्टर। नेक्स्ट फंक्शन देखने को मिलेगा कि ही एलोकेट एंड रीशफल वेरियस पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो जब चाहें एलोकेट कर सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं वेरियस पोर्टफोलियोज़ को। पोर्टफोलियोज जहाँ पे एक मेंबर को कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज दी जाती है, बहुत से ऐसे मेंबर होते हैं जो उनके पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो पहले जो निर्मला सीतारमण थी वो डिफेंस मिनिस्टर थी, उसके बाद आज उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। तो इस तरीके से वो चाहें तो अपने पोर्टफोलियोज़ को रीशफल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। अगर मान लो कोई भी मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बोल दिया कि उस मिनिस्टर को कि तो भाई तुम रिज़ाइन कर दो, ये तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बट अगर वो रिज़ाइन कर देता है प्राइम मिनिस्टर के बोलने से तब तो ठीक है, बट अगर वो नहीं रिज़ाइन करता तो उस केस में हमारे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि भाई इस मिनिस्टर को डिसमिस कर दो, क्योंकि मेरे कहने से तो हट नहीं रहा है, तो आप इसे डिसमिस कर दो बिकॉज आपने इसे अपॉइंट किया था। फोर्थ है कि ही प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो सारे के सारे मिनिस्टर्स आते हैं, उनको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बोला गया ही गाइड डायरेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। तो हर एक मिनिस्टर जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट में बैठे हैं उनको किस तरीके से काम करना है, तो गाइडेंस प्रोवाइड करना है, उनको कुछ डायरेक्शंस देना, उनको थोड़ा कंट्रोल बना के रखना उन पर ताकि वो अपने हिसाब से ना काम करें, कोऑर्डिनेशन उनके बीच में अच्छे से होता रहे। तो इन सब चीज़ों पे ये ध्यान देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। यानी कि ऑफिस से यानी कि अगर मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो इसका मतलब है इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ने ही उन मेंबर्स को अपॉइंट किया था सब मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो बैठे हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ही रिज़ाइन करके चले गए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सिंस द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द अदर मिनिस्टर कैन नॉट फंक्शन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन और डाई, ठीक है। तो यानी कि दोनों ही केस में आपको ध्यान में रखना है, पहला कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है और वो एज अ हेड नहीं रहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी। अगर मान लेते प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करके चले गए तो उस केस में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ अ इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर बाय क्रिएट अ वैक्यूम, एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर ऑन द अदर हैंड मेयरली क्रिएट अ वैकेंसी विच द प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट लाइक टू फिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला कि अगर मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो रही है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बट उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई एक ऐसा मिनिस्टर है, उसकी डेथ हो रही है, तो उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। बिकॉज सिर्फ एक ही मिनिस्टर की डेथ हो रही है, तो उस केस में जो वैकेंसी ही क्रिएट होगी, उस वैकेंसी को प्राइम मिनिस्टर चाहे तो फिल भी कर सकते हैं और नहीं भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल जाए, मतलब पता चल गया होगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ होगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई एक मिनिस्टर की डेथ हो रही है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व नहीं होगी, बस एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ये हमने फंक्शंस देखिए प्राइम मिनिस्टर के इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उनका किस तरीके से रिलेशन होता है, तो उस टाइम उन्हें क्या क्या फंक्शंस करने होते हैं। देन हम पढ़ते हैं इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट की केस में क्या क्या फंक्शंस है प्राइम मिनिस्टर के। नेक्स्ट हम देखते हैं इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। यहाँ पे बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक तरह का प्रिंसिपल चैनल होता है कम्युनिकेशन का बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि एक तरफ हमारे प्रेसिडेंट है, एक तरफ हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और बीच में आपकी कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिठाना ज़रूरी है, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ पर बैठ कर डिसीजन लेते हैं, पॉलिसीज़ को बनाते हैं। वो पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं जो है साइन होने के लिए जाती है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए, बिकॉज उनके बिहाफ में ये सारी चीज़ें करते हैं, उनके नाम पर सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, तो वो सब कौन बताता है उन्हें, प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरह का प्रिंसिपल चैनल माना गया है प्राइम मिनिस्टर को। इसके अलावा हम देखते हैं क्या क्या ड्यूटी बताई गई हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि कम्युनिकेट करना है टू द प्रेसिडेंट को ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन। यानी सेंटर में कोई सा भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि आप प्रेसिडेंट को एक बार बताइए। भले ही यहाँ पे प्रेसिडेंट को पूछ नहीं रहे हैं, बट फिर भी ड्यूटी बनती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, वो बताएं कि कौन कौन से डिसीजंस लिए जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद जाके प्रेसिडेंट को बता रहे हैं। सेकंड में बोला गया है जहाँ प्रेसिडेंट जो है खुद पूछते हैं कि बताओ मुझे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो दोनों में आप डिफरेंस समझना। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ फॉर लेजिस्लेचर एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। यानी प्रेसिडेंट जिस चीज़ के बारे में कॉल करेंगे, पूछेंगे, आप उस चीज़ के बारे में आपको प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है, किस तरीके से प्रपोजल्स जो लेजिस्लेशन के लाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन वो जानना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन उन्हें बतानी ज़रूरी है। नेक्स्ट फंक्शन में बोला गया है कि इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय मिनिस्टर बट विच नॉट बीन कंसिडर बाय काउंसिल। तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बहुत सारे मिनिस्टर्स काम करते हैं। मान लेते हैं उनसे कोई एक मिनिस्टर उसने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है। जैसे हमारी निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिस डिसीजन को लेने के बाद बाकी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बात से सहमत नहीं है, क्योंकि सहमति वहाँ पे नहीं बन पा रही है। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है कहेंगे, मतलब प्रेसिडेंट जो है कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि आप जो ये मैटर है, जो भी डिसीजन लिया गया उस मिनिस्टर के द्वारा, उस मैटर को कहीं ना कहीं आप काउंसिल मिनिस्टर के सामने रखो और एक सहमति जनरेट करवाओ, बिकॉज जब तक सहमति नहीं होगी तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ की एडवाइस हमारे प्रेसिडेंट दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इसके अलावा हम बात करते हैं ही एडवाइस द प्रेसिडेंट, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। यानी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस होती हैं जिसका अपॉइंटमेंट करने के लिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट करता कौन है, प्रेसिडेंट, बट क्या प्रेसिडेंट खुद से कर सकता है, नो। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं उन्हें एडवाइस करते हैं कि भाई इस पर्सन को आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाना है, इसको आपको कैग की पोजीशन देनी है, चेयरमैन और मेंबर कौन रहेगा यूपीएससी का, इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, चेयरमैन मेंबर फाइनेंस कमीशन के कौन होंगे, तो वो कहीं ना कहीं एडवाइस कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, और फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर लेंगे। आर्टिकल 78 स्पेसिफिकली डील करता है विद दिस फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आर्टिकल 78 में आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे फंक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या रिलेशन है प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसके फंक्शंस देखे। देन हमने प्रेसिडेंट के साथ देखे। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट में कैसा रिलेशन है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है लीडर होते हैं लोअर हाउस का, तो उस लोअर हाउस के लीडर होने के दौरान उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, तो वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी किस डेट को पार्लियामेंट को स्टार्ट करना है। समन करना मतलब स्टार्ट करना कौन से डेट को, एंड प्रोरोग करना मतलब जब सेशन को एंड करना है, ठीक है। तो किस डेट को सेशन को स्टार्ट करना है और किस डेट को सेशन को ख़त्म करना है, उस बारे में एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई इस डेट को सेशन को स्टार्ट होना है, तो प्रेसिडेंट अनाउंस कर देते हैं वो डेट कब कौन सी है, और जिस डेट को सेशन को प्रोरोग करना है तो वहाँ प्रेसिडेंट उस डेट को प्रोरोग कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं सेशन को। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नहीं करते समवन और प्रोरोग, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही उन्हें एडवाइस करता है, उनके एडवाइस पे वो काम करते हैं। नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर को लगेगा कि भाई लोकसभा में अब मेजॉरिटी नहीं रही, सरकार का सब मतलब बाकी मेंबर्स का सपोर्ट नहीं रहा, तो डिसॉल्व होने वाली है, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो है रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई अब तो लोकसभा डिसॉल्व होने वाली है, हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है, तो आप हमें लोकसभा को जो है डिसॉल्व कर दो।
नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी दोनों हाउसेस के सामने, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, तो जो भी पॉलिसीज़ वो लेके आ रहे हैं, जो भी एक्ट बना रहे हैं, बिल्स लेके आ रहे हैं, तो उन सबको दोनों हाउसेस के सामने रखते कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ अदर पावर्स एंड फंक्शंस हैं इसके साथ साथ। इन एडिशन टू द अबव मेंशन 3 मेजर रोल्स हमने देख लिए। पहला रोल एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेकंड प्रेसिडेंट और थर्ड पार्लियामेंट। इन 3 के अलावा कुछ और फंक्शंस हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, कुछ पावर्स हैं। पहला हम बात करते हैं, बोला गया है कि ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो जैसे कि हम देखा नीति आयोग बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, तो उसके जो चेयरमैन कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, जिससे कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है, बट इसको चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है, और ऐसी बहुत सी ऐसी बॉडीज़ है जिसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री, यानी किस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी रहेगी, किसके साथ रिलेशंस अच्छे करने हैं, किन किन एरियाज़ में हमें काम करना है, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। इसके अलावा चीफ स्पोक्समैन होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, जो यूनियन में यानी सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसके बारे में जो चीफ स्पोक्समैन होता है, क्योंकि ये चीज़ बताते हैं कि पार्टी क्या करने वाली है, क्या करना चाहती है, क्या क्या चीज़ों पर काम कर रही है, ठीक है। ही इज़ द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान हमने देखा है कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है, तो उस टाइम पे कैसे उस क्राइसिस को मैनेज करना है पॉलिटिकल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं उनके थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है ही इज़ अ लीडर ऑफ द नेशन, ठीक है। तो नेशन के लीडर होते हैं, ठीक है। ही मीट वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टेट एंड रिसीव्स मेमोरेंडम फॉर देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। बिकॉज जब आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर पूरे नेशन के लीडर हैं, तो वहाँ उनका हक बनता है कि वो डिफरेंट लोगों से सेक्शन से जाके मिले, चाहे वो बच्चे हों, ओल्ड एज पीपल हो, वुमेंस हो, मतलब डिफरेंटली एबल पीपल हो, या फिर कोई ST SC का पर्सन हो, कोई ट्राइबल पीपल हो, तो इन सभी लोगों से मिलना, इन सब के बारे में पता होना कि क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स उन्हें सुनना, ठीक है। फिर वहाँ पे कुछ वेलफेयर का काम करना, तो ये सब चीज़ें कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ अ लीडर ऑफ पार्टी इन पावर, यानी जो पार्टी पावर में है उसके लीडर होते हैं। ही इज़ अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस, यानी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके पॉलिटिकल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका काफ़ी क्रूशियल रोल रहता है हमारे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, ठीक है। यानी पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है हमारी कंट्री का, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। इसलिए BR अम्बेडकर जी ने कहा है, इफ़ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू बी कंपेयर्ड विद द US प्रेसिडेंट, यानी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं USA के प्रेसिडेंट से, तो वो होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर, ना कि हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी नॉर्मली जो देखा जाता है तो लोग यही कंपेयर करते हैं ना कि भाई USA के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को कंपेयर किया जाता है, बट हमारे BR अम्बेडकर जी ने कहा अगर आपको सच में कंपेयर करना है USA के प्रेसिडेंट को किसी एक चीज़ से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हुई है उसके फंक्शन से कंपेयर करना है, तो फंक्शंस वाइज में देखा जाए तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं USA के प्रेसिडेंट से, ठीक है। बिकॉज हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए हमारी मेन पावर हमारी पार्लियामेंट, यानी जो हमारी रूलिंग पार्टी के जो हेड है प्राइम मिनिस्टर उनके पास है, और USA में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो USA के प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है। तो जो पावर हमारे USA के प्रेसिडेंट के पास है, सेम पावर हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो अगर कंपेयर करना है तो प्राइम मिनिस्टर को, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उसको USA के प्रेसिडेंट के साथ करो, ना कि इंडिया के प्रेसिडेंट को USA के प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करो, बिकॉज उनका सिर्फ नाम ही सेम है प्रेसिडेंट, बट उनके फंक्शंस कहीं ना कहीं डिफरेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के जो रोल है उसके बारे में बाकी लोगों ने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिए हैं, अपना व्यू पॉइंट क्या क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड मॉडले की। उनके हिसाब से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है एज अ प्राइमस इंटर पेरिस है, यानी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ठीक है। एंड द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्कन, जो कैबिनेट है उसका एक की स्टोन माना जाता है। एंड ये कहते हैं ही इज़ द हेड ऑफ द कैबिनेट, इट इज़ प्राइम इंटर पेरिस, क्योंकि हेड है कैबिनेट के, ठीक है। तो कैबिनेट इनके इशारों पे या फिर कह सकते हैं इनके हिसाब से काम करेगी, ठीक है। एंड दे ऑक्यूपाइड अ पोजीशन विच सो लॉन्ग एज इट लास्ट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शनल एंड पिक्यूलियर अथॉरिटी, एक्सेप्शनल अथॉरिटी और पिक्यूलियर अथॉरिटी है हमारे इंडिया में। फिर हम बात करते हैं सर विलियम वर्नर हारकोट की। तो इनका मानना है कि ही डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज अ इंटरस्टेलस लूना मिनोरस, यानी इट इज़ अ मून अमंग लेसर स्टार, ठीक है। यानी ये एक तरह के मून है अमंग दी लेसर स्टार। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनिंग्स। उनका मानना है ही इज़ रैदर अ सन अराउंड विच प्लैनेट्स रिमूव, यानी कि जिस तरीके से सन होता है बीच में उसके आसपास प्लैनेट रिमूव करते हैं, तो इनका मानना है कि सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके आसपास जो प्लैनेट घूम रहे हैं वो कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप सोच सकते हो कि सन की कितनी पावर रहती है, वो चाहे तो कैसे भी काम कर सकता है। प्लैनेट्स तो प्लैनेट्स ही रहते हैं जो कि सन की चारों तरफ घूमते हैं, और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है। तो उससे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है काम करते हैं। HL लास्की की बात करें तो ऑन दी
रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ही सेड दैट प्राइम मिनिस्टर इज सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, वो एक तरह के सेंट्रल पोजीशन पे होते हैं। ही इज सेंट्रल टू हिज लाइफ एंड सेंट्रल टू हिज डेथ। ठीक है, हर चीज़ में सेंटर पे होते हैं, उनके हिसाब से चीज़ें होती हैं। ही डिस्क्राइब हिम एज अ पाइवट अराउंड विच द इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी रिवॉल्व। तो एक ऐसे सेंटर पे उनकी पोजीशन इस तरीके से जहाँ पे जो भी मशीनरी होती है गवर्नमेंट की रिवॉल्व करती है, उनके हिसाब से हर चीज़ की जाती है। HRG ग्रेवियस की बात करें तो गवर्नमेंट इज़ द मास्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री में वो मास्टर मानी जाती है एंड प्राइम मिनिस्टर इज मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कंट्री का मास्टर कौन है? गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मास्टर कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। मुनरो की बात करें तो ही कॉल प्राइम मिनिस्टर एज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। यानी अगर हमारा स्टेट एक शिप है, ठीक है, तो शिप का कैप्टन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है रामसे म्यूर, ही डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज ए स्टीयरमैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। यानी जो शिप में एक स्टेट में एक शिप है, उस शिप का एक स्टीयरमैन है जो अपने हिसाब से स्टीयरिंग व्हील को घुमाता रहता है। ठीक है, तो ये सब लोग थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को इस तरीके से डिफाइन किया है। देन आपको देखने को मिलेगा कि जो रोल है प्राइम मिनिस्टर का इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में इज सो सिग्निफिकेंट एंड क्रूशल दैट इसको ऑब्जर्व किया जाता है लाइक टू कॉल इट अ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की जगह से प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट बोला जाता है बिकॉज मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। देन हम बात करते हैं एक RH क्रॉसमैन है, वो कहते हैं द पोस्ट वॉर एपोक हैज़ बीन द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट इनटू द प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। मतलब कैबिनेट गवर्नमेंट से ट्रांसफॉर्म होकर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट हो चुका है। सिमिलरली हम्फ्रे बेरकी जो है बेसिकली पॉइंट आउट करते हैं कि पार्लियामेंट इज़ नॉट इन प्रैक्टिस सोवरेन। द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज़ नाउ कोलैप्स्ड एट द वेस्टमिनिस्टर में कोलैप्स हो चुकी है। द बेसिक इफेक्ट इन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्निंग इज़ द सुपर मिनिस्टीरियल पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को मिली हुई है। इन द सेम डिस्क्रिप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा इंडिया के कंटेक्स्ट में भी। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर की पावर को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रिलेशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर के विद द प्रेसिडेंट, तो वो आपको बताना है। तो उसके 3 आर्टिकल्स हम मेंशन किए गए, आर्टिकल 74, 75 एंड 78। तो आर्टिकल 74 की हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसको हेड कौन कर रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो एड एंड एडवाइस में काम करेंगे प्रेसिडेंट के। यानी प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस दी जाएगी उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। इन द एक्सरसाइज ऑफ इस डिस्क्रिप्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस के हिसाब से बेसिकली एक्ट करना पड़ेगा। हाउएवर द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। यानी कि ये चीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में से ऐड किया गया है कि प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस दी जाती है तो वो चाहे तो अगर उनके हिसाब से वो एडवाइस सही नहीं है तो फर्दर उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वापस से वही एडवाइस दी है तो सेकंड टाइम में उस एडवाइस को मानना पड़ेगा, उनके पास बाइंडिंग है कि वो एडवाइस को फॉलो करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 75। इसके अंदर बोला गया है कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट करेंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। इट मीन्स ये नहीं है कि वो अपने हिसाब से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर सकते हैं, जिससे हमने भी देख लिया है। एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या देखेंगे कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी में जीती होगी उस पार्टी का जो भी लीडर होगा उसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुन लिया जाएगा। एंड फिर बाकी कौन कौन से मेंबर्स को एज अ मिनिस्टर चूज़ करना है उसकी एडवाइस कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस देंगे, फिर प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर मेंबर को मिनिस्टर चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि द मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होल्ड करते हैं, बिकॉज जब भी लगेगा कि भाई मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा और प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस कर दी कि भाई इसको रिज़ाइन करो, तो प्रेसिडेंट उन्हें रिज़ाइन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। यानी कि लोकसभा के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज जो हमने एग्जीक्यूटिव जो होता है लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी जो भी लॉज पॉलिसीज़ लेके आता है सबको कम्युनिकेट करना पड़ता है उसको, लेजिस्लेचर को। एंड क्योंकि हम जानते हैं लोकसभा में मेजॉरिटी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबल रहो, बिकॉज लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो कल को सरकार गिर भी सकती है। ठीक है, देन हम देखते हैं आर्टिकल 78 जहाँ बोला गया है कि इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ऑलरेडी हमने ये सारी ड्यूटीज़ देख ली है कि प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना है प्रेसिडेंट को सारे के सारे डिसीजंस के बारे में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर से पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई भी लॉ लेके आ जा रहा है तो उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना है। सेकेंड है कि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमारे प्रेसिडेंट तो वो इन्फॉर्मेशन को बतानी ज़रूरी है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि कोई मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी जानी चाहिए ताकि उनकी सहमति बने। तो ये सब हमने देख लिया। तो यहाँ पे अब लास्ट टॉपिक है कि चीफ मिनिस्टर हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो कौन कौन से वो लोग हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, वीपी सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवे गौड़ा एंड नरेंद्र मोदी।
मोरारजी देसाई की बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ईस्ट वाइल बॉम्बे के, ठीक है, ड्यूरिंग 1952 से 1956 में, एंड उसके बाद उनको ही बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इन मार्च 1977 में बनी थी, ठीक है, रखना नॉन कांग्रेस थे। चरण सिंह की बात करें तो ये पहले चीफ मिनिस्टर्स थे किसके, अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के, ठीक है, 1967 से 1968 तक, उसके बाद 1970 में ये प्राइम मिनिस्टर बने। देन हम बात करते हैं वीपी सिंह की, जो कि कहाँ से थे, दे आल्सो फ्रॉम यूपी बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन शॉर्ट लिव्ड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक। नेक्स्ट है आपके पीवी नरसिम्हा राव, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे फ्रॉम साउथ इंडिया के, ठीक है, साउथ इंडिया से उस समय तक कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, तो पीवी नरसिम्हा राव बने थे, एंड हु हेल्ड द पोस्ट फ्रॉम 1991 से 1996, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश वाले रह चुके हैं वो 1971 से 1973। एच.डी. देवेगौड़ा की बात करें, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका थे व्हेन ही वाज चूजन टू लीड द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन जून 1996। फिर आपका नरेंद्र मोदी जी, जो कि करंट के अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर इनका टाइम पीरियड देखें तो वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन मई 2014 में, तो 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने। बट इससे पहले देखें तो 2001 से लेके 2014 तक तो वो गुजरात के सीएम बन के रहे थे। अब 2014 से लेके आप देख सकते हो 2024 तक इनकी सीट जो है एज प्राइम मिनिस्टर के लिए फिक्स है। अब 2024 में देखना होगा कि फिर से आप आते हैं नहीं, ठीक है, तो कितना टाइम तक ये पॉलिटिक्स में रहे हैं, इससे आप सोच सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट इनकी पॉलिटिक्स में रही होगी इनकी पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को, प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर लिया है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ है जिससे आप सबको ट्राई करना है। सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं, जहाँ बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइनिंग द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पहला, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। सेकेंड, टू take prior presidential sanction for the budget before submitting it in the parliament. Third, to furnish the information called for by president regarding the administration of affair of the union. Chautha, if the president so required to submit for consideration of the council of minister a matter on which a minister has taken decision without submitting the same for consideration by the council forehead. तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर करना स्टेटमेंट को, प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। पहला बोला गया है ही हैज़ अ फ्री हैंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो। सेकंड, कैन रीशफल द मिनिस्ट्रीज एंड आस्क एनी मिनिस्टर टू रिजाइन, इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, एडवाइज द मिनिस्टर इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री। तो करेक्ट आपको चूज़ करना है। थर्ड है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर एज अ कैपिटल ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। तो इनमें से कौन से लोगों ने कहा था बताना है, रामसे मुर, लॉर्ड मॉर्ले, H.J. लास्की या मुनरो। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन आर टू बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट बाय द, किसके द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मिनिस्टर ऑफ लॉ या फिर मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, जहाँ बोला गया स्टेटमेंट 1, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट थ्रू अ कोटी ऑफ एडवाइजर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2, जहाँ बोला गया है द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आपको देखना पाए दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है नहीं, देन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट 1 कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन। दिस स्टेटमेंट किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी। सेवेंथ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गेट्स रिजॉल्व, all the principal policy announcement of the government are made by the prime minister. It shall be the duty of prime minister to communicate to the president of all the decisions of council of minister relating to the administration of affair of the union. ठीक है, तो इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल। नाइन्थ है, हु अमंग द फ्लोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बीइंग चीफ मिनिस्टर। तो कौन से वो लोग थे बताने, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह, H.D. देवेगौड़ा, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑटोमेटिकली ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहला, एज द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू टेक ऑल द मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग द डिफेंस ओनली आफ्टर प्रायर अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट। Next, the Prime Minister has to communicate to the President all the decisions of the Cabinet related to the administration and proposal for legislation.
C. As the ministers are appointed by the president, the prime minister has to go by presidential discretion in the allocation of business among the minister. D. The prime minister, if he happens to be the leader of a party not having the required majority, should prove his majority strength in both the house of parliament within the period stipulated by the president. तो आपको इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन कि कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला, टू मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन एंड ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशंस अमंग द मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस। सेकेंड, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट है मेंस का एक ही क्वेश्चन जैसे आपको अटेम्प्ट करना है कि द गवर्नमेंट इज़ द मास्टर ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द फंक्शन पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप ट्राई करना है इसको जितना कर पाओ एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सोल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।